हेलो स्टूडेंट्स, हम जो पाठ डिस्कस कर रहे हैं वो है नियंत्रण और समन्वय। इस पाठ के पहले लेक्चर में यानी कि कल वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को ये बता दिया था कि शरीर के विभिन्न अंगों का हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करना नियंत्रण कहलाता है और विभिन्न अंगों का आपस में एक साथ तालमेल समन्वय कहलाता है। जैसे मैंने आपके लिए इसका उदाहरण भी दिया था कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें पीछे से कोई आवाज़ देता है तो हमारे पैर रुक जाते हैं, यानी कि हम रुक जाते हैं। तो वहाँ पे दो अंग हैं, सुना किसने है, कानों ने सुना है, और रुके कौन है, पैर। तो ये दो अंगों के बीच में तालमेल है। मान लीजिए आप बॉल से खेल रहे हैं और वो बॉल आपकी तरफ आ रही है, तो आप अपने आप को क्या करते हैं, बॉल को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और हाथों से उसको पकड़ते हैं। तो देखा किसने है, आँखों ने, और पकड़ा किसने है, हाथों ने। यानी कि यहाँ भी आँखों और हाथों के बीच में क्या है, तालमेल है। इसी को हम क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। उसके बाद हमने क्रियाओं के बारे में पढ़ा था कि कुछ ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था, उसके भागों के बारे में पढ़ा था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो समन्वय का मुख्य केंद्र हमारा मस्तिष्क होता है, जो विभिन्न अंगों को इस चीज़ के बारे में दिशा निर्देश देता है कि आपको काम कैसे करना है। कानों ने सुना, उस आवाज़ को मस्तिष्क ने ही संपादित किया कि पीछे से आवाज़ दी जा रही है, और उसी ने फिर मस्तिष्क ने ही पैरों तक सूचना भेजी है कि अब आपको रुकना है क्योंकि पीछे से आवाज़ दी जा रही है। तो ये जो नियंत्रण और समन्वय का सारा काम है ये मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है, और इसको हम अब मस्तिष्क के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि मस्तिष्क का हिस्सा है जिसके बाहर ये आवरण है। इन आवरण को हम मस्तिष्क, ये आवरण वो हैं जिनमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है, और ये क्या करता है, हमें तरल पदार्थ जो है वो मस्तिष्क को आघात से बचाता है। हमारा मस्तिष्क जो है वो हड्डियों के आवरण से घिरा होता है, जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, कपाल कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने वाली जो हड्डियां होती हैं उनको हम कपाल कहते हैं, कपाल। ठीक है, कपालस्थियाँ भी कह सकते हैं हम। मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क जो सबसे सामने वाला है, ठीक है, एक मध्य मस्तिष्क होता है, ये मध्य मस्तिष्क है, ये जो मैंने दिखा रखा है, और एक होता है पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क के पीछे वाला भाग। इनके प्रत्येक भाग के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और सब भागों के क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये चित्र आपने देख लिया है, आगे आपको इसके बारे में बनाना है। देखिए मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क सभी क्रियाओं का समन्वय केंद्र है। मतलब जो विभिन्न अंगों के बीच में समन्वय होता है, तालमेल होता है, इसका सभी का केंद्र क्या है, हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र का मतलब आगे वाला, मध्य का मतलब बीच वाला, पश्च का मतलब पीछे वाला। अग्र मस्तिष्क क्या है, अग्र मस्तिष्क सबसे जटिल एवं विशिष्ट भाग है। इसके महत्वपूर्ण भाग को प्रमस्तिष्क कहा जाता है। ये मैंने यहाँ बना रखा है, ये प्रमस्तिष्क है। ठीक है, क्या होता है, इनके कार्य क्या है। अग्र मस्तिष्क का मुख्य कार्य है कि जितनी भी हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, क्या बोलना है, किधर देखना है, हाथों से क्या मतलब हाथों को कब उठाना है, पैरों की कब मूवमेंट करनी है, पैरों में कब गतियां लेके आनी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, उन सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण अग्र मस्तिष्क करता है। अग्र मस्तिष्क ही मुख्य सोचने वाला भाग है। जो भी काम आप सोच के करते हो, वो सोचने का केंद्र जो है वो अग्र मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क के आगे वाले भाग में है। यही मस्तिष्क सूचनाओं को याद रखता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये। भूख से संबंधित केंद्र भी कहाँ होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है। और शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं को एकत्रित करना और उनका समायोजन करना भी किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का काम है। मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क का मुख्य कार्य अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण है, लेकिन कौन सी अनैच्छिक क्रिया किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है उनके बारे में ये भाग है। मस्तिष्क का यह भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती। जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन होना, पुतली के आकार, जो आँखों की पुतलियाँ हैं उनके आकार में परिवर्तन होता है जब हम एक तेज प्रकाश से एक कम प्रकाश वाली जगह पे जाते हैं। मान लीजिए आप बाहर से जा रहे हैं और अंधेरे कमरे में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपकी आंखों की पुतलियां फैल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, पुतली के आकार में जो परिवर्तन है ना, ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, वो ऑटोमेटिक होगा। और इस चीज़ को नियंत्रित कौन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के तीन भाग हैं, चित्र में आपने देखा है। ये देखिए, ये पश्च मस्तिष्क है, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क ये हिस्सा है। आप एक चीज़ समझिए, अनुमस्तिष्क नाम है ना इसका, आपने मूवी देखी है क्रांति,
नाना पाटेकर की, जिसमें वो पीछे थप्पड़ मारने पर ये कहता है कि पीछे छोटा दिमाग होता है, इस पे मत मारो। तो वो जो है ये छोटा दिमाग ये है, मनुष्य का छोटा दिमाग ये है अनुमस्तिष्क, जो पश्च मस्तिष्क का भाग है। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, इन सब के कार्य पढ़ते हैं। पश्च मस्तिष्क में 3 भाग हैं। अनुमस्तिष्क जो शरीर का संतुलन बनाता है, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करता है। देखिए, शरीर का संतुलन तो आप समझते हैं कि जब हम मतलब शरीर संतुलित कैसे रहता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने ड्रिंक कर रखी है, अल्कोहल का, शराब का सेवन कर रखा है, तो उसके पैर जो है कदम लड़खड़ाते हैं। वो किस वजह से लड़खड़ाते हैं? क्योंकि उसको जो सामने दिखाई दे रहा है सड़क, यानी कि सामने जो आंखों से सड़क दिखाई दे रही है और उसके पैरों के बीच में समन्वय नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, लंगड़ाता हुआ यानी लड़खड़ाता हुआ चलता है, हम कह सकते हैं। तो वहाँ पे शरीर को संतुलन बनाने का काम किसका है? अनुमस्तिष्क का है। ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि का मतलब ये है, मान लीजिए पेन रखा हुआ है, मुझे इस पेन को उठाना है। उठाने को तो मैं यहाँ से भी उठा सकता हूँ, ये उठाने को मैं यहाँ से भी उठा सकता हूँ, उठाने को मैं यूँ भी उठा सकता हूँ, लेकिन एक अच्छा तरीका जो हमारे लिए आसान तरीका है वो कौन सा होगा? उसकी परिशुद्धि है। मान लीजिए एक बर्तन है, पैन, जिसमें आप चाय बनाने का बर्तन है सपोज कीजिए, आपको बोला जाए आप उठा के लेके आइए, तो मोस्ट ऑफ हम में से अधिकतर क्या करते हैं, उसको हैंडल से पकड़ के उठा के लाते हैं। तो ये उसकी परिशुद्धि है। पकड़ने को तो हम कहीं से भी उसको पकड़ के उठा के ला सकते हैं। ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि का मतलब ये हो जाएगा कि कहाँ से उसको अच्छे तरीके से, किस तरीके से काम को करना है। ऐच्छिक क्रिया ही है, लेकिन वो अच्छे तरीके से कैसे होगी। मेडुला का काम भी अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण ही है, जैसे रक्तचाप को नियंत्रित करता है। और पोन्स जो हिस्सा है उसका काम भी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण है, जैसे श्वसन का नियंत्रण है। ठीक है। अब बात आती है कि ये जब इतने इंपॉर्टेंट अंग हैं हमारे शरीर के, तो इनकी सुरक्षा कैसे होती है। तो मस्तिष्क का मैंने आपको दोनों बता रखे हैं। मस्तिष्क का तो अभी मैंने आपको बताया कि हड्डियों के ढांचे से घिरा हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कपाल कहते हैं। 4 हड्डियों के हिस्से होते हैं अलग अलग, जो आपस में जुड़े होते हैं और मस्तिष्क की रक्षा करते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क जो है उसके ऊपर जो आवरण होता है उसमें तरल पदार्थ होता है, जो उसको आघात से बचाता है, आघात के समय चोट से बचाता है। हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है और जिसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जो आघात के समय चोट से बचाता है। मस्तिष्क की सुरक्षा हो गई। और मेरुरज्जु की सुरक्षा मैंने आपको बताया था कि रीढ़ की हड्डी के छल्ले होते हैं, जैसे एक छल्ला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और इनके बीच में जो है वो तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं। तो मेरुरज्जु को कौन बचाता है? रीढ़ की हड्डी बचाती है, सुरक्षा करती है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तंत्रिका उत्तक और पेशीय उत्तक के बीच समन्वय कैसे होता है। देखिए, तंत्रिका उत्तक और पेशीय उत्तक के बीच में समन्वय कैसे होगा, इन दोनों के लिए हम पहले क्या करते हैं, उदाहरण लेते हैं। 2 उदाहरण ले लीजिए कि एक तो पीछे से आवाज़ आने पर रुक जाना, ये वही उदाहरण है जो हमने पहले लिए हैं, या फिर अपनी तरफ आती हुई बोल को पकड़ना। ठीक है। यहाँ देखिए ज्ञानेंद्रियाँ होंगी। ज्ञानेंद्रियाँ क्या करेंगी? ज्ञानेंद्रियाँ सूचनाओं को ग्रहण करेंगी। जैसे यहाँ पे पहली सूचना क्या है, आवाज़ आ रही है, तो कौन सी ज्ञानेंद्रिय काम में आएगी? कान सुनेंगे उस आवाज़ को। ठीक है। और अपनी तरफ आती हुई बोल को पकड़ना, तो बोल हमें पहले दिखाई देगी। दिखाने का मतलब जो कौन सी ज्ञानेंद्रिय काम आ रही है, यहाँ पे आँख काम आ रही है। चाहे वो पीछे से आवाज़ आ रही है तब कान, या बोल आती हुई दिखाई दे रही है तब आँख। वहाँ उन ज्ञानेंद्रिय जो है हमारी, वो अंग हैं जो सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, उनसे तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क तक जाएंगी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जाएंगी। ये संवेदी तंत्रिकाएं जो ज्ञानेंद्रियों से और मस्तिष्क तक मस्तिष्क तक सूचना लेके जाने वाली तंत्रिकाएं होती हैं, उन्हें हम संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। वहाँ पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क तक सूचना पहुँच गई कि हमें किसी ने आवाज़ दी है या बोल हमारी तरफ आ रही है। किसी भी केस की बात कर सकते हैं हम। वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है, फिर से तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा पेशीय उत्तक तक सूचना भेजता है कि आगे का काम क्या है। और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पेशीय उत्तक तक सूचनाएं लेके आएंगी, उन तंत्रिकाओं को हम प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। संवेदी तंत्रिकाएं वो होती हैं जो सूचनाओं को लेकर मस्तिष्क तक आती हैं। मस्तिष्क से और पेशीय उत्तक तक लेके आने वाली सूचना तंत्रिकाओं को हम क्या कहेंगे? प्रेरक तंत्रिकाएं कहेंगे। अब यहाँ पे पेशीय उत्तक के पास क्या सूचना आई? वो सूचना ये आई कि अगर आवाज़ आ रही है तो आपके पैरों के पास आएगी ये कि आपको रुकना है। और अगर बॉल पकड़वाने वाली सिचुएशन है, मान लीजिए आप ये उदाहरण देख रहे हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपके हाथों को ये सूचना देगा कि बॉल आपकी तरफ आ रही है, आप उसी दिशा में बॉल हाथ को लेकर जाइए। और वो पेशीय उत्तक में क्या होगा? संकुचन होगा। मैं आपको आगे लिख रखा है मैंने,
पेशीय ऊतक में क्या होगा, संकुचन होगा और उसकी वजह से पेशीय जो है वो पेशियाँ मांसपेशियाँ जो है हमारी वो संकुचित होंगी, वो या तो रुक जाएंगी, जैसे पैर रुक जाएंगे, या फिर बॉल को पकड़ लेंगे हम। तो हाथ की कोशिकाओं में जब संकुचन होगा तब हम बॉल को पकड़ेंगे। तो ये क्या होगी, अनुक्रिया हो गई। ज्ञानेंद्रिय ने क्या किया, ये इन उद्दीपन परिवर्तन सूचनाओं को ग्रहण किया और उसकी वजह से क्या हुआ, मांसपेशियों में संकुचन हुआ और मांसपेशियाँ क्या हो गई, उसके अनुरूप अनुक्रिया करती हैं। विभिन्न चरण देखिए मैंने लिख रखे हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण की गई सूचना, जैसे अगर सुनने वाली बात है, आवाज़ पीछे से आ रही है तो कानों के द्वारा, या बोल को आते हुए आंखों द्वारा देखना, तो आंख या कान हमारे क्या होगी, ज्ञानेंद्रियां होगी। सूचना जो है वो संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा चरण क्या है, मस्तिष्क उन सूचनाओं को संसाधित करके, संसाधित का मतलब है कि उनको फिल्टर करेगा कि क्या कार्य करना है, उसके अनुरूप जो अच्छा और बेहतर कार्य हो, संसाधित करके निर्णय करता है और प्रभावी अंगों तक अनुक्रिया का संदेश भेजता है। अब यहाँ पे प्रभावी अंग कौन से, ग्रहण करने वाले अंग तो हैं कान और आँख, और प्रभावी अंग कौन से होंगे, पैर और हाथ। तो प्रभावी अंग वो होंगे जो प्रभावित होते हैं। प्रभावी अंग यानी कि पेशीय ऊतक तक सूचना भेजने का कार्य कौन करता है, प्रेरक तंत्रिकाएं करती हैं, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। और फिर तीसरी बात क्या होगी, पेशीय ऊतक में जब वो प्रेरक तंत्रिकाएं सूचना लेकर आती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन्स के अणु का पुनः व्यवस्था होती है, पुनः व्यवस्थित होते हैं। पुनः व्यवस्थित होने का मतलब पेशीय ऊतक में कुछ ऐसा बदलाव आता है जिससे मांसपेशियों में संकुचन होता है और अनुक्रिया पूर्ण हो जाती है। जैसे जब पैरों की मांसपेशियों में संकुचन होगा तो पैर रुक जाएंगे, हाथों की मांसपेशियों में संकुचन होगा तो वो बॉल को पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क तक सूचना गई, मस्तिष्क ने उन सूचनाओं को संसाधित किया कि करना क्या है, और फिर मस्तिष्क ने प्रभावी अंगों तक सूचना भेजी और उसकी वजह से वो अनुक्रिया जो है वो पूर्ण हुई। ठीक है। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो है प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। परिभाषा क्या है प्रतिवर्ती क्रिया की, किसी अचानक, इस वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इस पे ध्यान देने की बात है। अचानक से उत्पन्न हुए उद्दीपन के कारण शरीर का अनुक्रिया करना, पहले से नहीं पता था। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, बॉल हमें दूर से आती हुई दिखाई दे जाती है तो हमें पता होता है कि बॉल हमारे पास आएगी, अचानक से नहीं आई है बॉल। तो अचानक से पैदा हुआ जो उद्दीपन है, कोई भी परिवर्तन है, उसके कारण शरीर क्या अनुक्रिया करता है, उसको हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप खड़े हैं और गलती से आप किसी गरम प्लेट को छू लेते हैं, आप किचन में रसोई में खड़े हैं और गलती से गरम प्लेट को छू लेते हैं, तो आपका हाथ अपने आप पीछे हो जाएगा। अचानक से प्रकाशपुंज, कोई टॉर्च अचानक हमारी आंखों में मारता है तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, ये भी अचानक से हुआ था। तेज़ गाड़ी, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या कोई बाइक चला रहे हैं और अचानक से कोई जानवर आपके आगे आ जाता है बाइक के आगे, तो आप अचानक से आपके हाथ अपने आप ब्रेक पे चले जाते हैं, वो भी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी पानी पीते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, हमें खांसी आती है, आप उस खांसी को रोक नहीं सकते, वो भी प्रतिवर्ती क्रिया है। नाक में अगर आपके कुछ धूल कण चले जाते हैं तो आपका छींक आना, वो भी प्रतिवर्ती क्रिया है। और अगर मान लीजिए आप सड़क पर पैदल जा रहे हैं, पीछे से आने वाली किसी गाड़ी ने अचानक से हॉर्न बजाया है तो उस पर आप चौंक जाते हैं उस आवाज़ को सुनकर, जबकि अगर आपको पहले से पता होता है कि हॉर्न बजेगा तो हम उतना नहीं चौंकते हैं। तो यानी कि अचानक से जब हॉर्न सुनने को आता है तो हम चौंक जाते हैं, ये भी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। यह आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है जो मैंने ग्रीन पेन से लिख रखा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता, ये क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं, मेरुरज्जु द्वारा इनका नियंत्रण होता है, मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता। अब क्या है, कैसे काम करती हैं फिर ये प्रतिवर्ती क्रियाएं, मेरुरज्जु कैसे संदेश देती है, वो है कि संवेदी अंग, अब जितनी भी ये ऊपर वाली क्रियाएं हमने पढ़ी हैं, मान लीजिए अचानक से हॉर्न वाली बात को एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो क्या होगा यहाँ पे कि हॉर्न सुना किसने, कानों ने, और सारा शरीर एकदम से हरकत में आ जाता है, सारे शरीर की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं, जिससे हम एकदम से चौंक पड़ते हैं। तो क्या है कि संवेदी अंग जो सूचनाओं को ग्रहण करता है, यहाँ पे हॉर्न सुनने पर यानी कि कान ने इन सूचनाओं को ग्रहण किया, वो संवेदी तंत्रिका द्वारा मेरुरज्जु तक पहुँचती हैं। वहाँ पे कहाँ पहुँचती थी पहले वाले केस में, मस्तिष्क तक, क्योंकि ये प्रतिवर्ती क्रिया है तो सिर्फ मेरुरज्जु तक पहुँचेंगी, और मेरुरज्जु जो आदेश देगी उसको प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा ऐच्छिक पेशियों तक पहुंचाने का मार्ग जो है उसको प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया के अनुरूप जहां जहां तंत्रिका कोशिकाएं सूचना को लेकर गई या जहां पे सूचनाओं को लेकर आई, उस रास्ते को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण यहाँ पे प्लेट का लिया हुआ है, गर्म प्लेट का, ये गर्म प्लेट थी, आपकी त्वचा ने इसको छुआ, छूने से क्या होगा, ग्राही अंग, इसने सूचना को ग्रहण किया कि ये जो प्लेट है ये गर्म है। यहाँ से संवेदी तंत्रिकाएं क्या करेंगी, ये रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर मेरुरज्जु है, रेड कलर से जो दिखा रखी है मैंने, ये मेरुरज्जु है, और जो बाहर दिखा रखा है ये रीढ़ की हड्डी है। तो ये संवेदी तंत्रिकाएं क्या करेंगी, सूचना लेकर आई, इसके अंदर क्या हुआ, जो प्रसारण
प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका है। प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका सिर्फ वो कोशिकाएं होती हैं जो संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिकाओं को आपस में जोड़ती हैं। इन्होंने क्या किया, मेरु रज्जु में ये नियंत्रित होती हैं, तो यहाँ पे ये जो प्रेरक तंत्रिकाएं हैं ये मांसपेशियों में आई, हाथ की मांसपेशियों में, और उनको संकुचित किया, यानी कि हाथ एकदम से हट गया है। तो ये क्या है, ये प्रतिवर्ती चाप है। त्वचा से संवेदी तंत्रिकाएं मेरु रज्जु तक आई, मेरु रज्जु से फिर वो मांसपेशियों तक आई। वहाँ पे मस्तिष्क तक आती थी क्योंकि वो एक नॉर्मल प्रोसेस था, ऐच्छिक क्रिया थी। यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया है तो ये मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, इसके बाद न्यूरॉन के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।